जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई उसमें आपने देखा कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के उस सारे दौर को हमारे सामने रखा और अपनी यादाश्तें हमारे साथ शेयर की, और माशाल्लाह उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। उन्हें एक एक वाक़या, एक एक दिन तारीख़ के साथ याद है। अब दूसरे हिस्से में हम जो मसला कश्मीर और हैदराबाद का जो मसला था, ये क्यों पैदा हुआ, इसमें मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो उन्होंने किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की, कायद-ए-आज़म की कश्मीर पॉलिसी की थी क्या थी, तो इस हवाले से जो तफसील है वो हम आपके सामने रखते हैं। वो तो हल करने के लिए तैयार थे इंडिया का, जिन्होंने ने कहा कि नो आई हैव नो। हाँ, वो क्या कश्मीर वो कैसे हल करना चाहते थे कश्मीर के मसले को? अब ये मसला एक बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको पूरी अगली डिटेल से बताता हूँ। मैं जब गोटिंगन में आया तो ये था कि उस वक्त मैं जैसे इस्लामिया कॉलेज से मैं प्रॉस्पेक्टस मैंने मंगवाया, तो उसमें पहली तस्वीर लगी हुई थी डॉक्टर OH मलिक, MA LLB एलीट, MSc कैंटिब, PhD गोटिंगन। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे बड़ा असर हुआ, तो मैंने कहा कि ये बंदे ने जो कुछ किया मैं भी ये करूँगा। और माँ जाने नहीं देती थी, मेरे पास उन्हें पैसे नहीं देते थे। मैंने इस्लामिया कॉलेज में दाखिला सिर्फ 10 रुपये से जमा कराए थे दाखिले के बगैर। खैर, डॉक्टर मलिक फिर बाद में उनका सदर अयूब के साथ कोई ताल्लुक़ ठीक नहीं था, तो फिर नौकरी छोड़ दी। पहले तो ये था कि जिस वक्त वही भी वो इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, तो उस वक्त तो उन्होंने पंजाब के जो लड़के थे उनको फैलाया कि भाई जाओ काम करो। फिर जब बन गया पाकिस्तान तो देन ही बिकेम द वाइस चांसलर, और साथ ही कंस्टिट्यूएंसी असेंबली के मेंबर भी हो गए। और जिस वक्त वो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चल रही थी, तो उसमें से 6-7 मुस्लिम लीग के लीडर जो थे गिरफ्तार हुए थे। उसमें डॉक्टर मलिक भी जेल में थे, तो डॉक्टर मलिक भी जेल में 2-3 महीने रहे। अच्छा, अब हम वो याद हैं कायद-ए-आज़म की जो कश्मीर पॉलिसी और हैदराबाद की, आप किस तरह बाद में होते होते डॉक्टर मलिक, मैंने भी कोशिश की, डॉक्टर मलिक 1964 में फिर इस्लामिया कॉलेज आ गए, पेशावर आ गए जी। ही वॉज मेड द सबसे बड़ा घर उनको दिया, और हफ्ते में कम अज़ कम एक दफ़ा मैं ज़रूर उनसे मिलता था, और वो भी एक्सपेक्ट करते थे। तो ये स्टोरी मुझे उन्होंने 2 दफ़ा सुनाई। वो कहते थे कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग के लिए कराची गया हुआ था, और उस वक़्त जाहिद हुसैन जो कि स्टेट बैंक के पहले गवर्नर बने जी, ये उस वक्त इंडिया में हाई कमिश्नर थे। और ये अलीगढ़ में, मेरा ख्याल ये है कि ये क्लास फेलो थे। इन्होंने 1917 में MA किया था अलीगढ़ से। ठीक है। डॉक्टर मलिक और जाहिद हुसैन और ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल जो बाद बने। तो जाहिद हुसैन ने इनको टेलीफोन किया कि भाई मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम वो लेके आया हूँ मिशन, तो मैं चाहता हूँ कि जना साहब के पास जाएं, तो तुम मेरे साथ जाओ। मैंने कहा कि आए, मुझे बताएं क्या बात है। कहते आए, वहाँ होटल में आ गए। होटल मेट्रोपोल या अकेले एक होटल होता था उस ज़माने में। तो कहता है, उसने कहा कि भाई इंडिया में नाम तो कश्मीर नेहरू का है, लेकिन असली स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो पटेल है। पटेल वॉज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड ही वॉज आल्सो द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, कहता उसने मुझे बुलाया, तो उसने मुझे बुलाया, उसने कहा कि वेल अब जो कुछ हो गया है, पाकिस्तान बन गया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान ने इतने रेफ्यूजी धकेल दिए हैं हमारी तरफ कि हम उसके नीचे दब गए हैं। उनके लिए मकान पैदा करने की जगह पैदा करना, उनके लिए खाना, उनके लिए रिहाइश का, पानी का, फलाना, हम कोई काम उसके नहीं कर सकते। और उसके ऊपर मज़ीद जो है हम कश्मीर में लड़ भी रहे हैं। 48 में तो फिर पाकिस्तान आर्मी भी चली गई ना जी। तो उसने कहा कि दुनिया में हमारी जगह साई हो रही है कि ये मुल्क जो है ये अब इसके काबिल नहीं थे कि इनको आज़ादी दी जाती। और चर्चिल की बात जो थी वो कहेंगे कि चर्चिल तो कहता था कि इनको आज़ादी मत दो, ये आज़ादी के काबिल नहीं है। तो उसने अब ये प्रिडिक्ट किया था कि खून खराबा होगा बहुत ज़्यादा, और उसने कहा कि एटली जो जाएगा तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ब्लड विल बी ऑन योर हैंड्स जी। तो उन्होंने कहा कि बात ये है
कि इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हुई है मुस्लिम और हिंदू पर, तो हम यही असूल कश्मीर के लिए तैयार हैं। कश्मीर जो है वो आबादी उसमें मुसलमानों की है और राजा उनका हिंदू है। और हैदराबाद दक्कन में उल्टा है, आबादी जो है हिंदुओं की है और हुक्मरान मुसलमान है। इससे पहले जब पार्टीशन की बात हो गई ना 3 जून को, तो तकरीबन मिडल ऑफ जून को फिर एक और मीटिंग हुई। उसने बुलाई, उसने गवर्नर उसका क्या नाम था, माउंटबेटन ने, उसने कहा रियासतों का क्या करें। तो कांग्रेस ने ये कहा कि वो रियासतें जिसमें हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वो हिंदुस्तान में चली जाएंगी, और ना बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो हो गई है तो जो रियासतें हमारे हिंदुस्तान में आती हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएंगी, और जो पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएंगी। और अगर उनमें कोई बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हैं और अगर वहाँ के अवाम अपने राजा से या रूलर से खुश हैं तो लेट देम कंटिन्यू फॉर सम टाइम, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जी। तो उनका ये था। तो अगर वो बात मान लेते तो कश्मीर डेफिनेटली पाकिस्तान में आ जाना था। जिन्ना साहब ने उसकी मुखालफत की। जिन्ना साहब जब इंग्लिस्तान में रहे तो पाकिस्तान इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, हाई कोर्ट थी, लेकिन उनका फैसला जो उनके ऊपर अपील जो थी वो प्रीवी काउंसिल में लंदन में होती थी। अच्छा। और जिन्ना साहब वहाँ फिर प्रैक्टिस कर रहे थे जब ये गए थे ना उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जी। तो उस वक़्त अंडर ए स्कीम इनको फिर वहाँ रोक दिया गया। तो ये वहाँ रह गए। फिर 1938 में जहाँ जब कांग्रेस देखा कि जहाँ तो गड़बड़ हालत बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर अंग्रेज़ उनको फिर वापस ले आए। नहीं, वो तो लियाकत अली खान इनको लेके आए थे ना, वहाँ से जाके यही कहते हैं तारीख़ में। नहीं, सन 34 में नहीं सन 32 में इल्मुद्दीन शहीद का वाक़या हुआ जी। वो एक मुसलमान लड़का तो उसने एक हिंदू को मार दिया जिन्होंने रंगीला रसूल किताब लिखी थी जी। तो उसकी वकालत करने के लिए जिन्ना साहब आए थे। ठीक। फिर सन 34 में भाई शहीदगंज का वाक़या हुआ जी। तो उस वक़्त फिर जो वही जिन्ना साहब, माशाल्लाह आपकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो बिल्कुल सही, और तारीखी वाक़यात और जो सन और साल हैं वो बिल्कुल दुरुस्त। वो सन 34 से मुझे याद है ना कि उस वक़्त एक अंग्रेज़ी फ़ौज जा रही थी फिरोज़पुर की तरफ, तो उनका पड़ाव था काने में। तो उस वक़्त एकदम फिर उन्होंने वो प्राइवेट बसों में वो सारे गोरे जो थे उनको वापस लेके भाई लाहौर में कोई गड़बड़ हो गई है तो कर्फ्यू लग गया है वहाँ। तो ये मुझे तो इस तरह से याद अच्छा, हम फिर वही आ जाते हैं कायदे की कश्मीर तो पॉलिसी कश्मीर थे तो वजह यह था कि पाकिस्तान नॉर्दर्न इंडिया में इनको कोई नहीं जानता था। फ्रंटियर में बादशाह खान थे, अब्दुल गफ्फार खान थे, और पंजाब में जो था सिकंदर हयात, उसका बड़ा होल्ड था पंजाब पर। और जिन्ना को कोई नहीं जानता था। मेरा अपनी थ्योरी ये है कि ये जिन्ना को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और ये दो जो हुई ना, ये शहीदगंज का वाक़या का इल्मुद्दीन शहीद का, और ये भी अंग्रेज़ों ने बनाया कि हिंदुओं और सिखों में मुसलमानों में एक तफरीक पैदा करने के लिए। उस वक्त तो पाकिस्तान का नाम तो नहीं था ना, उस वक्त तो आज़ादी की तारीख थी। तो जब ये उधर जा रहे थे ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जी। तो जिन्ना साहब भी उसमें शामिल हो गए मुसलमानों की तरफ से। तो उन्होंने उस वक्त जो था गवर्नर जनरल उसको ख़त लिखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज करवा दी जी। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा बिजी आदमी है, पूरी कॉमनवेल्थ है, उसको कंट्रोल करना होता है, और इन दिनों में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें तो बहुत सारे लोग होंगे तो हर एक को तो वो इंडिविजुअली टाइम नहीं दे सकता। लेकिन मैं जो काम आपने कहना है तो वो मैं वहाँ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उनको ख़त लिख दूंगा, तो जो कुछ करेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। तो वो एक किताब पंजाब यूनिवर्सिटी ने छापी थी, जिन्ना अर्बन कॉरेस्पॉन्डेंस,
वो मेरे पास थी, मैंने किसी को दी थी, फिर वो बंदे को मिली नहीं, अब नहीं मिल रही। तो उसमें यो खाता था, उसमें उसका जवाब जो लिखा इरबन ने जिन्ना को, तो उसमें वो लेटर वाज एड्रेस टू 4 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक ही खत, उसमें लफ्ज़ शुरू यहाँ से होता, मुझे एग्जैक्ट लफ्ज़ अब याद नहीं है, लेकिन दिस वाज द ओपनिंग सेंटेंस ये था कि दिस इज़ टू इंट्रोड्यूस मिस्टर जिन्ना हु इज़ द लीडर ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। इधर वो कुछ और तारीफ़ की कि जब कैपेबल मैन, ब्रिलियंट मैन, और उसके बाद ये लिखा कि एट द मोमेंट ही इज़ नॉट आवर मैन बट ही कैन बी वेरी यूजफुल टू अस इन फ्यूचर। और आखिरी फिक्रा था ही इज़ आउट टू हेल्प। तो आप तो ये जो बात कर रहे हैं ये तो वही है, वो जो लोग ये कोशिश करते हैं साबित करने की कि कायद-ए-आज़म जो थे वो मोस्टली जो अंग्रेज़ जो है वो जो उनको कहते थे या उनकी जो हदायत के मुताबिक चलते थे। तो ये तो बिल्कुल बात उस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है। जैसे वली खान ने भी वो बुक लिखी है जिस पे काफ़ी, वो किताब मैंने अली खान को भेजी लेकिन अली खान को मिली नहीं। हर बार सिकंदर के भाई को मैंने दी थी और वो पता नहीं, फिर मैंने वैसे अली खान से पूछा तो उसने कहा नहीं वो किताब मुझे नहीं मिली। बहरहाल जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो कहीं तो होगी, मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर वही हम दोबारा उसी कश्मीर की और हैदराबाद की, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि हैदराबाद और कश्मीर पे कायद-ए-आज़म की अगर देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात बेहतर होती तो ये मसला हल होता। नहीं देखिए मेरी बात है, जिस ज़माने में जिन्ना ये सन 2829 से लेकर 38 तक तो ये प्रीवी काउंसिल में का प्रैक्टिस करते थे और इनके पास मुकदमे सिर्फ अदालतों के जाते थे, यानी इनकी रियासतों के। दूसरे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना जी। बंदा एक लड़का फ़र्ज़ का जब उसके बेटे को फांसी की सज़ा हो गई, वो आम आदमी है, तो वो उस ज़माने में हवाई जहाज़ तो नहीं थे, तो समुद्री जहाज़ में कहाँ जाता और फिर वकील करता और ये करता तो नहीं होते थे। तो सिलसिले जो इनके होते थे ना रियासतों के, तो रियासतों को पता था कि भाई ये बंदा अंग्रेज़ों की तरफ है, तो वो इसको हायर करते थे। तो इनका उस वक़्त से रियासतों के साथ एक ताल्लुक़ बन गया। जैसे नवाब कलात के भी ये नहीं ये पाकिस्तान बनने के उस वक़्त ये कलात का केस लड़ रहे थे। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, केस लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई कलात शुड बी मेड इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि भाई इट इज़ बिकमिंग ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ, तो तुम क्यों इसकी मुखालफत करते हो। फिर जब बड़ी मुश्किल से इनको समझाया, नहीं तो वो तो ये कहते थे कि कलात को अलग कर दो, अलग कर दो। बिल्कुल यह बात सही है कि कायद-ए-आज़म ने कलात की खुद मुख्तारी के लिए वकालत की थी। अब बात हो गई। अब बात ये हुई कांग्रेस ने तो ये कहा कि रियासतें ख़त्म करो। जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, ये रियासतें जो हैं ये अंग्रेज़ों के साथ मुआहदे हुए हैं जी। ये जो अब रूलर हैं इनके बाप या दादा का या कब का, तो ये तो मुआहदे हुए हैं उनके साथ। तो अगर आपने बात करनी है तो रूलर के साथ बात करें जी। रूलर वे शुड डिसाइड कि वो वेदर ही वांट टू गो टू पाकिस्तान और ही वांटेड टू गो टू इंडिया। अब पता नहीं जिन्ना साहब के ज़हन में क्या बात थी, उनका ये ख्याल था कि हैदराबाद पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, भोपाल पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, कुछ इस तरफ का था ना। ये बिल्कुल, ये शौकत हयात ने भी गालिबन अपनी किताब में लिखा है कि कायद-ए-आज़म को ऑफर हुई थी कि आप हैदराबाद इंडिया को दे दो और कश्मीर ले लें, लेकिन वो नहीं माने। नहीं उसके बाद में देखिए ना जिन्ना साहब के जो थे, तो ये 1935 के एक्ट में भी कुछ एक ऐसी बात थी, लेकिन वो इसमें टेक्स्ट में नहीं आती थी, लेकिन जिन्ना साहब ने उसको कर दिया और बस माउंट बैटन ने भी बान मार दी। और इनको ये सोच नहीं आई जिन्ना साहब को कि भाई जब अंग्रेज़ चला जाएगा और इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इंडिया को अपनी रियासतें मुदगम करने में कौन रोकेगा। ये सोचना चाहिए, ये तो सोचना चाहिए था ना जिन्ना साहब को। जी। अच्छा, दूसरे रियासतों को पता लग गया था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी रियासतें रखेगा और इंडिया जो है वो ख़त्म कर देगा। बिल्कुल सही। तो ये अगर उस वक्त कश्मीर के राजा के साथ जाके बात कर लेते जी कि भाई हम 10 साल के लिए या 20 साल के लिए या तुम्हारी ज़िंदगी तक, या तुम्हें कुछ नहीं, बस ये है कि जिस तरह से और रियासतें हैं, बावलपुर है, स्वात है, दीर है,
जितना ये रियासतें इसी तरह से तुम भी रियासत हो रहोगे, और तुम ये है कि यू विल बी द नॉमिनल हेड, जिस तरह से बाकी जो थोड़ा बहुत चेंज आएगा वो आएगा, लेकिन हम आपको छेड़ेंगे नहीं। तो वो इस पर राज़ी हो जाता, लेकिन उन्होंने तो ये नहीं किया ना। ये तो फिर उनके बाद उनको मुसलमानों को ये ख्याल था कि बाद ये चीज़ें हम जोर से ले लेंगे। ये तो किसी ने कायदे के अल्फाज भी कोट किए, वो कहते हैं कश्मीर के मसले पे हमें गलत बस पे बिठा दिया गया, या हमें गलत जो है वो रास्ते पे चलाया गया। शायद ये उनका अपना एतराफ़। देखें अब इस वक्त मैं आके, यानी जिन्ना साहब का उस वक्त कह दिया ना कि वहाँ क्या होना था, रियासतों को पता था। मलिक साहब ने जो बात मुझे बताई तो उनने ये कहा कि जब वो आया ना, मैंने पहले बात कह चुका हूँ ना कि वो क्या नाम था उनका, जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, जाहिद हुसैन जी। तो जाहिद हुसैन ने कहा कि मुझे उसने बुलाया और उसने कहा कि भाई ये है कि हम लड़ रहे हैं, तो हम फैसला ये कर लेते हैं कि हम कश्मीर आपके हवाले कर देते हैं। हाँ नहीं, उसने ये कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि हम रियासतों में कोई रेफरेंडम वगैरह नहीं करना, बस सीधी सादी हमने बस अच्छी बुरी रियासतें सब ख़त्म, हमने कर दिया है फैसला, तो हम रियासतें ख़त्म कर रहे हैं जी। फैसला हमने कर लिया, लेकिन हमें डर लग रहा है हैदराबाद से। हैदराबाद की अपनी आर्मी थी जी, और हैदराबाद की अपनी एयरफोर्स थी, हैदराबाद की अपनी करेंसी थी, हैदराबाद की अपनी रेलवे थी। हैदराबाद ने कोशिश भी की कि वो इंडिपेंडेंट रह जाए, उसने ऐलान कर दिया था, लेकिन ये है कि वो ही वाज सराउंडेड बाय इंडिया, चारों तरफ से इंडिया था ना। अगर ये गोवा की तरफ उनको कोई रास्ता मिल जाता तो वो कर लेते। उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमें और रियासतों से डर नहीं है, हम जब जाए इस पे करेंगे, आर्मी का एक्शन करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, ये रेजिस्टेंस करेंगे। तो अगर आप हमें एक एश्योरेंस दे दें कि अगर हमें ज़रूरत पड़ गई और कश्मीर के हैदराबाद के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेने की, तो आप रिएक्शन नहीं करेंगे, कैसे ना हो कि हम उधर लड़ रहे हैं और आप पीछे से एक और महाज खोल दें। तो अगर आप हमें ये एश्योरेंस दे दें तो हम कश्मीर आपके हवाले कर देते हैं और हैदराबाद। बिल्कुल इस चीज़ पर सोचना चाहिए था उस वक़्त की क़यादत को, लेकिन नहीं, मलिक साहब जो थे वो कहते थे, हम बड़े खुश थे कि भाई ये तो हल हो गया, हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगी सारी। हैदराबाद तो किसी सूरत में हमारे साथ नहीं मिल सकता, इट इज़ लैंडलॉक्ड, यस एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर वो चाहें भी तो उन्होंने कहा कि बस ये तो फैसला हो गया। तो कहते लगे कि हम दोनों जिन्ना साहब के पास चले गए। कहते हैं कि जब हमने बात की तो जिन्ना साहब ने ऐसी बात की, मलिक साहब के अल्फाज ये थे कि जिसकी आज तक मेरी समझ में बात नहीं आई। क्या कहा उन्होंने? बात तो सुनिए ना, मैं अल्फाज मलिक साहब के, चूँकि उन्हें 2 दफ़ा कहा, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि मलिक अबू ने, जिन्ना साहब ने एक ऐसी बात कही कि जो सारियों वो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई, मैं आपके सामने बयान करता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। और ये तकिए पे बैठे थे, बैठ जाते थे, तो उन्होंने ये उंगलियां जो है ना इस तरह करके, उसने कहा कि जिन्ना के अंदर वकील जाग उठा। कहते फरमाने लगे कि आई हैव नो क्लेम ऑन हैदराबाद, so therefore how can I bargain on something on which I have no claim? I have no claim on हैदराबाद। तो उनका ख्याल होगा कि हैदराबाद तो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई है, और कश्मीर भी हमें मिल जाएगा, तो शायद दोनों हिंदुस्तान के पास ना जाएं। नहीं, कैसे हो सकता था? ये जो बात कर रहे हैं ना, ये तो जिन्ना साहब जिंदा थे ना, ये तो 48 में की बात थी। और तब से आज हम उसी कश्मीर के मसले पे बैठे हुए हैं ना। पाकिस्तान अब क्या करे, इस सूरत से कैसे निकले? ये तो फिर वही जो है कि पहले अंडा था या मुर्गी थी हैं। अब ये है कि वो जो है वो, देखिए मेरी बात सुने, जब उसकी जो है इंडियन आर्मी ने हेल्प की बंगालियों की, जब बंगाल हमसे जुदा हुआ, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर इंडिया फ़र्ज कर लिया, उनको कहता कि भाई यू आर ए पार्ट ऑफ इंडिया, तो कौन उनको रोक सकता था? कुछ नहीं रोक सकते थे, नहीं रोक सकते। अच्छा, मैं जब वहाँ था अमेरिका में, तो मैंने उस वक़्त हमारे कुछ जर्नैल
गए थे वहाँ, तो ये वो वक़्त था कि जब वो निकल रहा था रूसी जा रहे थे। जी। तो उसमें से 3 जनरल आए और वहाँ आके हमें उस वक़्त पता लगा कि वो अपनी बातें करके चले गए। तो उसमें कमाल मतीनुद्दीन भी थे, जो काकुल में मेरे साथ, हम कैप्टन थे उस वक़्त। यानी आप पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में भी रहे हैं? मैं वहाँ 2 साल मैंने पढ़ाया। अच्छा। एजुकेशन कोर्स 2 साल इंस्ट्रक्टर रहे हैं आप? इंस्ट्रक्टर था। आई वाज इन द कैप्टन रैंक। अच्छा, माशाल्लाह। और ये फजल हक और ये कमाल मतीनुद्दीन और इकबाल शफी और ये सारे मेरे साथ, ये सब हम सब का कप्तान थे उस ज़माने में। ये 1951 की बात कर रहा हूँ। और ये असलम बेग जो है उस वक्त कैडेट था। जी, ये डॉक्टर साहब के इंटरव्यू का जो है वो दूसरा हिस्सा था, जो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से ही और जो रियासतों के हवाले से जो पॉलिसी थी मुस्लिम लीग की और मसला कश्मीर, उस हवाले से आपने तफसीलात जानी। अब तीसरा हिस्सा जो है आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर साहब जो स्वीडन आए और स्वीडन के साथ जितना अरसा यहाँ उन्होंने गुजारा, उस दौर की यादें, अपने दौर में जदीद स्वीडन को उन्होंने बनते हुए देखा, तो इसलिए तीसरे हिस्से को ज़रूर देखें।